गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछले लेक्चर्स में मैं इनकी स्टार्टिंग की डेफिनेशन करवा चुका हूँ इस चैप्टर की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के कंसेप्ट समझने के लिए। वो सब जो है डेफिनेशंस आपने रिवाइज कर लेनी है अच्छे से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है पाथ लेंथ। डेफिनेशन देखिए, the path length of an object in motion in a given time is the length of actual path traversed by the object in the given time। मतलब क्या है इसका कि पाथ लेंथ जो है किसी ऑब्जेक्ट की किसी मोशन में, कोई मोशन है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो गिवन टाइम के अंदर उसकी जो लेंथ है, जो उसने कवर किया है डिस्टेंस, उसी को पाथ लेंथ कहते हैं। ठीक है। The path length is the actual distance traveled by the object in the given time during motion। तो एक्चुअली में किसी ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रैवल किया है, जो रास्ता तय किया है, उसी को पाथ लेंथ कहते हैं हम। इलस्ट्रेशन फॉर पाथ लेंथ, इसके एग्जांपल क्या है, सामने आप फिगर में देख सकते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू सी फॉलोइंग द पाथ ए बी सी। ए बी से होता हुआ सी तक जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इन ए सर्टेन टाइम टी। फिगर 3.5 के अंदर देखिए, द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये इसकी पाथ लेंथ बनेगी ना टाइम टी के अंदर। नेक्स्ट है, इफ़ द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए इन टाइम टी। अगर टी टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ए से बी की तरफ जाता है, बी से सी पे और सी से ए पे। फिगर 3.5 वही फिगर है, देखिए। देन द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, कितनी पाथ लेंथ आएगी, तो तीनों साइडों का सम कर देंगे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अब तीसरा एग्जाम्पल जो है, इन्होंने सर्कल का दिया हुआ है, फिगर 3.6। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसका पाथ लेंथ कैसे निकाल लेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट गोज वंस राउंड, मतलब एक चक्कर लगाता है, ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल की रेडियस आर गिवन है इन टाइम टी, देन द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड इन टाइम टी इज 2 पाई आर। ये 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वृत्त की परिधि। तो इतना ही वो दूरी तय करेगा। ठीक है। फ्रॉम अबव we note that the path length is the actual distance traveled। तो हम देख सकते हैं कि जो पाथ लेंथ है वो क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो पाथ लेंथ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसे मीटर्स में या किलोमीटर्स में, जो भी हमारा यूनिट है उसके अंदर मेज़र कर सकते हैं। तो ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की जाती। हैंस पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब कोई चीज़ मूव करेगी तो कुछ ना कुछ पाथ तो होगा। अगर मूव ही नहीं करी तो पाथ लेंथ होगी नहीं, तो हम वहाँ पे कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि मोशन ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है। और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस जो उसने चला है उसको अगर कैलकुलेट करें तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी पाथ की लेंथ, नेगेटिव नहीं हो सकता है ये। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, मतलब जहां जाके ऑब्जेक्ट अभी रुका है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो सीधा डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए आगे डेफिनेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। It is the shortest distance between the two positions of the object and its direction is from initial to final position of the object।
तो जहाँ से उसने चलना शुरू किया था उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन, जहाँ तक वो गया है उसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के डिफरेंस को कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम it is represented by the vector drawn from the initial position to its final position। तो जहाँ से शुरू किया था और जहाँ तक ये गया है, एरो का एक सिंबल डाल के उसे हम वेक्टर का, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों चीज़ें होती है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें दिशा बताई जाएगी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है। तो एग्जांपल देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज़ ऑन द पाथ ए बी सी, फिगर 3.5 जो हमने पिछले टॉपिक में यूज़ की थी, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ए सी वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर लग गया ऊपर, इसका मतलब क्या है, ए से लेके सी तक ऑब्जेक्ट गया है, डायरेक्शन दिखाई गई है। The arrowhead at AC show that the object is displaced from A to C. In case the object is displaced from C to A, तो उसे अलग तरीके से दिखाया जाएगा। Then the displacement of the object is CA vector। ये जो ऊपर एरो साइन है ये वेक्टर को शो करता है। A vector drawn from C to A, then CA is equal to minus AC vector। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हेयर द डिस्प्लेसमेंट सी ए इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए सी बट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो दूरी सी से ए की है वही दूरी ए से सी की है, लेकिन उन दोनों को अगर जाना है हमें सी टू ए तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी, और ए टू सी जाना है तो उसकी डायरेक्शन अलग। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये अलग अलग डायरेक्शन को शो करता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड मतलब जो लेंथ है रास्ते की वो कितनी है, वो सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सेकंड है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी। इलस्ट्रेशन फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल दिया इन्होंने। कंसीडर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ से शुरू करता है कोई पार्टिकल, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। तो ओ एक्स स्ट्रेट लाइन पे वो चल रहा है, विद ओ एज एन ओरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओ को ओरिजन मानना है, शुरुआती पॉइंट जहाँ से सारी दूरियाँ मापेंगे उसे ओरिजन कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स लिया है यहाँ पे, जिसके ऊपर हमने ये दूरियाँ मापनी है। ओ से स्टार्ट करना है, ये ओरिजन है, और ओ एक्स के ऊपर सारी दूरियाँ मार्क करके मापी जाएंगी। लेट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। मान लो ए से बी पे चला गया पार्टिकल टी टाइम में, तो ए को हम कह देंगे अपनी इनिशियल पोजीशन। जब हमने इसको मेज़र करना शुरू किया तो वहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है। ए जो है वो इनिशियल पोजीशन है, वेयर ओ ए इज इक्वल टू एक्स आई एंड ओ बी इज इक्वल टू एक्स एफ। एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन एक्स एक्सिस पे। फिगर 3.7 के अंदर ये शो किया गया है सारा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल टी इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है डेल्टा एक्स। ओ बी माइनस ओ ए, तो जो डिस्टेंस था इसका ओ से बी तक फाइनल पोजीशन थी और ओ से ए तक इनिशियल पोजीशन थी, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। सो ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि एक्स एफ बड़ा है और एक्स आई छोटा है, मतलब फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की ओ से ज़्यादा दूर है, इनिशियल पोजीशन ओ के पास थी, तो इनका जो है डिफरेंस वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये एग्जांपल था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है।
दूसरा उदाहरण देखिए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का दिया गया है यहाँ पे। फिगर 3.8 को देखेंगे। रेफर टू फिगर 3.8 इफ़ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। अब ए दूर वाला पॉइंट ले लिया और बी पास वाला, तो ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, ओ बी, और इनिशियल पोजीशन ओ ए, वेयर ओ ए इज इक्वल टू एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन, एंड ओ बी इज इक्वल टू एक्स एफ। एक्स एफ जो है वो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, विच इज़ नेगेटिव एज एक्स एफ इज़ लेस देन एक्स आई। क्योंकि यहाँ पे फाइनल पोजीशन ओरिजिन के नज़दीक है ओके, और इनिशियल पोजीशन दूर थी, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे ए टू बी उनकी, वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, ओरिजिन की डायरेक्शन में ही ये चल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया इन्होंने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट का। इफ़ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। अगर रेस्ट में मूव ही नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। इफ़ अ पार्टिकल इन मोशन रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजिशन आफ्टर ए सर्टेन टाइम टी देन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल टी इज़ ज़ीरो। दूसरी कंडीशन ये होती है, देखो पहली कंडीशन में तो ये है कि पार्टिकल मूव ही नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। दूसरी कंडीशन ये है कि पार्टिकल मूव किया लेकिन घूम फिर के वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो उसकी तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। थर्ड नंबर पे आगे लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन, कि ये ओरिजिन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होती है। ओरिजिन जो मर्जी रख लो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंसीडर कर लो एक पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स विद ओ एज ओरिजिन फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिगर देखिए 3.9। लेट द पार्टिकल गो फ्रॉम ए टू बी इन इंटरवल ऑफ टाइम टी, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम टी इज ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आई है ए बी। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम ओरिजिन को O1 मान लेते हैं, इफ़ O1 इज़ द ओरिजिन फ्रॉम पोजीशन मेजरमेंट, तो पोजीशन को मेज़र करने के लिए अगर हम ओरिजिन को O1 मान लेते हैं, देन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू O1b माइनस O1a। तो ये भी ए बी ही आएगी, डिस्प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओरिजिन जो मर्जी ले लें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ गिवन टाइम डज नॉट टेल द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब ये रास्ते के डिज़ाइन के बारे में नहीं बताती, रास्ता कैसा है, सीधा है, तिकोना है या जिगजैग मोशन है। जैसे आगे एग्जांपल में देखिए फिगर नंबर 3.10। लेट ए पार्टिकल बी मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। तो टाइम टी के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी में, फॉलोइंग फर्स्टली द पाथ 1 देन पाथ सेकेंड एंड लेटर ऑन पाथ थर्ड। फिगर 3.10। इन ऑल सच केसेस, सारे केसेस में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी इज़ ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट तो ए बी ही रहेगी। सेकंड में उसने स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया है तो वही इसकी डिस्प्लेसमेंट है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही होता है। एक्चुअली में पाथ जो मर्जी हो, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ को ही कहते हैं। द फिफ्थ पॉइंट देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन टू पोजीशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम। हाँ, ये भी अभी हमने किया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं दो पॉइंट के बीच के। सिक्स्थ है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ गिवन टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी। कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इन टाइम टी के लिए किसी पार्टिकल का, इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो
कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट वही होती है जितना उसने पाथ ट्रैवल किया अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जितनी उसकी पाथ लेंथ होगी उतनी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। वो दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन एक ही है, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है। 7. The magnitude of displacement of a particle in a given time is less than the distance traveled by particle in that time if the particle does not move along a straight line। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस ट्रैवल से कम रहेगा अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं चलता। जैसा कि आप फिगर्स में देख सकते हो, इनमें जैसे फिगर 3.11 है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो है ओ ए, लेकिन डिस्टेंस क्या है ओ बी प्लस बी ए, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो यही होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट लेस होगी डिस्टेंस से हमेशा। देखिए फिगर 3.11 को, लेट ए पार्टिकल गो फ्रॉम ओ टू ए इन टाइम टी फॉलोइंग पाथ ओ बी ए, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ओ ए वेक्टर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओ बी प्लस बी ए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। एज पाथ ओ बी प्लस बी ए इज ग्रेटर देन पाथ ओ ए, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस फिगर से ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं किया जाता तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दो कॉलम बना लेने हैं, पॉइंट वाइज देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। नंबर 1 है इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। ये तो एक्चुअल पाथ है, जो ट्रेवर्स का मतलब होता है चला है किसी ऑब्जेक्ट ने दिए हुए समय में, गिवन टाइम में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन है ये तो, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। सेकंड है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज नेवर नेगेटिव और जीरो बट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। डिस्टेंस तो तभी गिना जाता है ना जब कोई चीज़ मूव करेगी, तो जीरो तो होता ही नहीं डिस्टेंस, मतलब जब कोई चलेगा तभी कहेंगे भाई हाँ डिस्टेंस है, अदरवाइज तो है ही नहीं, उस ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में गिना जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। और फोर्थ इधर डिस्प्लेसमेंट में है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, लेकिन ग्रेटर नहीं होएगी, कभी बड़ी नहीं होएगी। फिफ्थ पॉइंट है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस कैन हैव मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड। डिस्टेंस की जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में है अलग अलग वैल्यू हो सकती है, मतलब अलग अलग रास्ते से जाएगा तो अलग अलग डिस्टेंस होगा कवर। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेशन में अगर जाएं हम तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही होता है और तो हो नहीं सकते, तो इस करके ये एक यूनिक वैल्यू होती है, मतलब फिक्स वैल्यू एक ही होती है। सिक्स्थ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस टेल द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड, कि डिस्टेंस से हमें पाथ फॉलोड का पता चल जाता है कि कैसा रास्ता उसने फॉलो किया। डिस्प्लेसमेंट के अंदर है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन डज नॉट टेल द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। ये हमने पीछे भी पढ़ा था टॉपिक कि इसमें क्या कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट पाथ के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पाथ किस शेप का है, ये तो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है।
तो इस करके ये पाथ के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि डिस्टेंस करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज़ करना है, मेमोराइज़ करना है, और पिछले जो टॉपिक्स हैं वो भी आपने रिवाइज़ कर लेने हैं ताकि आपको सारे अच्छे से याद हो जाएं। ये जो है आगे के जो भी टॉपिक आएंगे उनके लिए बेसिक चल रहा है। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आगे अच्छे से समझ आएगा। इनको साथ के साथ ही करते चलना है। ठीक है, थैंक यू।